गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के बाद बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिस पे हम बात करेंगे मेटलर्जी पे। तो मेटलर्जी और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिन पे हम लोगों का अभी फोकस होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने इस मेंस के एग्ज़ाम में भी और एडवांस में भी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इन सब क्वेश्चन, इन सब छोटे छोटे चैप्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे से प्लान करते हुए सभी चीज़ों को याद रखें तो हमारे जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि हम लोगों के मेंस के जो पेपर है उसमें कोई बहुत बड़े चैप्टर, जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखती हैं ऑर्गेनिक के अंदर, फिजिकल के अंदर, जहाँ मेन चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन आपका गलत बहुत कम होगा। तो गलत होने के चांसेस कहाँ बनते हैं? वो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव चैप्टर्स, चाहे वो पॉलीमर हो या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, मेटलर्जी हुआ, सरफेस हुआ, है ना, तो डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो इस तरह के चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोगों को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर को पढ़ना है, एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो मेटलर्जी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी का एक दूसरा नाम आप लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहली चीज, नेचर में जो मेटल्स का एग्जिस्टेंस है वो दो तरीके से होता है, फ्री स्टेट में भी होगा और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, हैलाइड्स आप बोल सकते हैं। तो कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मेटल क्या, मतलब ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड और आयरन के पीसेज आपको मिल जाते हो कहीं से, आप निकाल लेते हो, सोने के सिक्के निकलते हो कहीं से, तो ऐसा नहीं होता। बट हाँ, हम लोग मान सकते हैं कि बहुत फ्री स्टेट नहीं, बट हाँ इनर टाइप के होते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, तो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं रहती, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो नेचर में आपको जो मेटल्स मिलेंगी वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगी और ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट के अंदर मेटल्स होंगी। तो अब कंबाइंड स्टेट में जो मेटल मिलती है वहां से दो बातें खड़ी होती, एक होता है मिनरल और दूसरा होगा ओर्स। इन दोनों का हमें मतलब समझना है। मिनरल्स और ओर्स में क्या है? एक्चुअल मिनरल वो हैं जो नेचर में मेटल जिस तरीके के, जिस फॉर्म में मिले उसको आप मिनरल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई रॉक, कहीं की कोई सैंपल लिया और उस सैंपल में कुछ भी परसेंट में मेटल अगर आपको दिख जाए तो आप उसको बोल सकते हैं कि इस मेटल का मिनरल है। तो मिनरल एक जनरलाइज बात हो गई। लेकिन ओर्स की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक मिनरल, आप ये बोल सकते हैं, स्पेसिफिक मिनरल इन विच परसेंटेज ऑफ मेटल इज हाइजेस्ट, है ना, हाइजेस्ट हो, ज्यादा हो और इजीली रिप्लेसेबल हो, इजीली सेपरेटेड हो जाए, इजीली एक्सट्रैक्शन हो जाए, इजीली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये दो बातें आपको, और कॉमर्शियल भी बात बोली जाती कि कॉमर्शियल भी बहुत बेनिफिटेड हो, तो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी आपको, कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल होना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें आपको बताई जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई मिनरल है तो उसको आप ओर्स बोल देते हैं। तो ये मिनरल क्या है? मिनरल तो एक जनरल टर्म है, नेचर एग्जिस्टेंस, नेचर में जो भी कुछ आपको मिलेगा जिस फॉर्म में, वो मिनरल है। और स्पेसिफिक मिनरल जिसमें मेटल का परसेंटेज हाइजेस्ट हो और साथ साथ इजीली एक्सट्रैक्शन हो जाए या कॉमर्शियल भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो इस तरह का जो स्पेसिफाइड मिनरल होगा उसको एक नया नाम आप ओर्स दे सकते हैं। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हर एक ओर्स मिनरल होगा बट हर एक मिनरल ओर्स नहीं होगा, है ना, ये एक हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये बातें तो पहले मिनरल्स और ओर्स की बात हो गई। अब मैं अगर बात करूं कि मेटलर्जी का मतलब क्या है, तो आप अगर समझें तो ओर्स से प्योर मेटल के बीच जाने का जो पाथ है, जो पूरा रास्ता है ओर से
प्योर मेटल आपको बनानी है। तो ये जो पूरा स्टेप होगा, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी, इन द प्रोसेस टू फाइंड द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स, द प्रोसेस टू फाइंड द प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। तो ये जो है इसको आप क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी का सिंपल सा तरीका है कि आपको मेटल मिल जानी चाहिए, किससे मिलनी है, ओर से मिलनी है ना, मिनरल से नहीं, एक स्पेसिफाइड मिनरल जो उसको आप ओर्स नाम देते हैं उससे मिलना चाहिए। अब अगर आप मेटलर्जी को ध्यान से देखें तो मेटलर्जी बेसिकली 3 तरीके को यहाँ पे हम बोल सकते हैं। मेटलर्जी का जो तरीका है वो 3 पार्ट में बंटता है। एक हाइड्रो मेटलर्जी है और एक इलेक्ट्रो है और एक पायरो है, पायरो या थर्मल। इसका जरा मैं मतलब समझा दूं, ये तीनों बातें हैं क्या, बहुत सिंपल सी बात है। हाइड्रो मेटलर्जी का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे ओर्स होंगे जिनमें एक्सट्रैक्शन करना, जिसमें मेटल को पाने में बहुत कुछ नहीं करना होता है, केवल हम क्या करते हैं उसको किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वल करा दें और वो कई बार इम्प्योरिटीज क्या होती हैं उसके अंदर सॉल्वल हो जाती हैं, मेटल इनसॉल्वल होता है, ऐसे बाहर हो जाता है, सिंपल सा तरीका। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी अगर हम सेपरेशन करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जिकल। मैं इसके डिटेल पे भी आऊंगा बाद में, अभी तो केवल हम जनरल बात सीख रहे हैं। फिर क्या है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि आप ओर्स लेंगे और उसको इलेक्ट्रिकल मतलब हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लेते हैं और उस सेल में एज ए इलेक्ट्रोलाइट आप इस ओर्स को यूज करते हैं। जैसे ही करंट पास कराते हैं तो मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपने पढ़ी उसमें सेपरेट हो जाती है। तो वो भी एक सिंपल सा मेथड है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाकर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसके थ्रू आप बना लेते हैं। और तीसरा टर्म हीटिंग क्या है, बहुत सारी ऐसी मेटल की मेटलर्जी आपको देखने को मिलेगी जहां हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें केवल हीटिंग करानी होगी और हीटिंग से ही उसकी इम्प्योरिटीज बाहर हो जाती है, मेटल अलग हो जाती है। तो ये 3 बेसिक तरीके हैं मेटलर्जी को पढ़ने के। यानी हमें ओर्स से मेटल की तरफ जाने में 3 स्टेप दिखाने हैं। 3 स्टेप में से एक है हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड और तीसरा मेथड जो हम बात कर रहे हैं वो है पायरो या थर्मल मेटलर्जिकल मेथड। तो इन तीनों में बिल्कुल थीम क्लियर है कि हम किस टाइम पर कैसे करके हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो हाइड्रो का मतलब सॉल्बिलिटी बेसिस पे, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बेसिस पे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप निकाल सकते हैं, और पायरो का मतलब हीटिंग के थ्रू भी आप मेटलर्जी कर सकते हैं। तो ये तो बात हमारी हो गई कि मेटलर्जी का मीनिंग क्या है। अब हमें मेटलर्जी के पूरे प्रोसेस को पढ़ना है कि मेटलर्जी में आखिर क्या क्या होता है और किन किन कंडीशन में होता है, एक तरीके से बेसिक रूल्स पढ़ने हैं। और फिर हमें कुछ मेटल्स की अलग अलग स्पेसिफाइड मिनरल्स की मेटल्स की मेटलर्जी भी पढ़नी होगी। तो आप फिलहाल पहले ये सब बातें एक जगह नोट कर लीजिए और इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रखना है, एनसीईआरटी के एक पॉइंट्स पे काम करते रहना है। तो इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आगे मेटलर्जी के बारे में और डिटेल पे बात करता हूँ। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम बात मेटलर्जी में क्या क्या प्रोसेस हमें करना होता है, यानी जो ओर्स से मेटल तक पहुंचने का जो सफ़र है उसमें हमें कौन कौन से स्टेजेस मिलेंगी, वो इस पर हम बात करेंगे अब। चलिए, तो अब हमारे पास मेटलर्जी के लिए 5 स्टेप आपको दिखेंगे, है ना। पूरे मेटलर्जी में तो हम लोगों को क्या करना है उस पर बात हम लोग करेंगे। और मेटलर्जी में पहला स्टेप, सबसे पहला पॉइंट
क्रशिंग ऑफ ओर्स, और सीक्वेंस भी पता रहे। सबसे पहला काम हमारा होगा क्रशिंग ऑफ ओर्स का, यानी ओर्स को हमें क्रश करना होगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में। ऐसा नहीं कि पत्थर लाए और सीधा धुल के रख दिया हो गई मेटल, ऐसा नहीं करना, तो क्रशिंग करना है। उसके बाद दूसरा, क्रशिंग के स्टेज के बाद हमारा दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। जो आपके पास, क्योंकि जब आप क्रश्ड ओर्स लाते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और बहुत इजीली रिमूवेबल इम्प्योरिटी होती है, जो सॉल्वेंटी बेसिस पे तुरंत बाहर हो जाती है। इन सबको हम लोग नाम देते हैं गैंग पार्टिकल, यानी जो गंदगी है उसको क्या बोला जाता है, गैंग। आप गैंग बना लेते हो ना, गैंग लोगों का गैंग है, तो गैंग दरअसल गंदे लोगों का होता है। तो गैंग पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल, उसको बाहर करना और उस पूरे पार्ट में ओर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाना, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें पहले कंसंट्रेशन करना होगा। उसके बाद हम एक तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं, और तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, या इसको हम दूसरा एक नाम और दे सकते हैं इसी पार्ट को, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम ओर्स। मतलब पूरे ओर्स को हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और मैंने जो ऊपर बात लिखी वो क्या है, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, मतलब ओर्स को रिडक्शन के लायक बनाना है। तो रिडक्शन कब बनेगा, जब ऑक्साइड होगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपको हर एक मेटल जो ओर्स होगा उसको किसी भी तरह से कन्वर्ट किस में करना होगा, मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में, सो दैट उसका रिडक्शन बहुत इजीली हो पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। और अब हम चौथे पार्ट में आ रहे हैं। फर्दर हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ओर्स का, चूंकि रिडक्शन के लायक हम बना तो चुके, तो रिडक्शन ऑफ ओर्स इस पे बात करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ ओर्स में हम आ गए, और जब रिडक्शन ऑफ ओर्स हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आपके पास मेटल हो जाएगी। तो फिर हम प्योरिफिकेशन पे भी बात करना स्टार्ट करेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेप आप लेते हुए चल रहे हैं, और यहाँ से एक एक स्टेप बढ़ाते हुए हम लोग टोटल 5 स्टेप आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं। क्या क्या, तो मैं एक एक बार फिर सबसे समझाता हूँ। सबसे पहला काम क्रशिंग ऑफ ओर्स। हमारे पास जो ओर्स होगा, जो रॉक्स आएंगी, उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया जाता है। आपने बहुत सारी मशीनरी देखी होंगी, हाईवेज वगैरह जब बनते हैं तो हाईवेज के आसपास रहता है, जहाँ पे गिट्टी वगैरह बनता है, तो वो हमारा सबसे पहला काम है कि क्रशिंग करना, पार्टिकल्स के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में ले आना। फिर दूसरा काम क्या है कि उस ओर्स के अंदर जो पर्टिकुलर मेटल का ओर्स है उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना, मतलब गंदगी हटाना, इम्प्योरिटीज हटाना, जो बहुत इजीली रिमूवेबल होंगी, उनको आप गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद फिर तीसरा काम हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर्स, या फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम ओर्स, यानी पूरे ओर्स को मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर पाइराइट है तो CuFeS2 होता है, तो हमें CuO के फॉर्म में उसको बदलना होगा, FeO के फॉर्म में बदलना होगा, यानी वो जो सल्फाइड वाला फेज है उसको हटाकर हमें ऑक्साइड के फॉर्म में बदलना होगा, ठीक। और फिर जब आपने उसको बदल दिया तो हमारा अगला स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ ओर्स का, यानी ओर्स जो है उसका रिडक्शन कर दिया जाए। रिडक्शन के बाद आपको मेटल मिल जाएगा, और जो मेटल मिलेगा उसका प्योरिफिकेशन आपको करना होगा। तो प्योरिफिकेशन से आपको चीजें यहाँ पता चल गई। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो कराने। अच्छा, इन 5 स्टेप में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मेटल्स की मेटलर्जी में ऐसा भी होगा कि सीधे प्योरिफिकेशन की जरूरत पड़े, बाकी ऊपर कुछ हो ना, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, क्रशिंग जरूर होगा, बिना क्रशिंग के तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हर एक मेटल की मेटलर्जी में मिले ही, लेकिन इन स्टेप को जरूर फॉलो करना है। अगर हो गया है कोई भी स्टेप तो बहुत अच्छी बात है ना, एडिशनल है आपके लिए, अच्छी बात होगी, लेकिन हमें इन पूरे पॉइंट्स को लेते हुए जरूर चलना होगा। तो इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, और अब हम एक एक करके
इनके क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि इसके अंदर अंदर क्या है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की, सॉरी ओर्स की। तो मैं इसकी डिटेल पे और आता हूँ, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। क्रशिंग तो आपको पता ही क्या है। तो कंसंट्रेशन के कई मेथड हैं, जिसमें से मैं एक एक करके मेथड पे आ रहा हूं। सबसे पहले एक है मैकेनिकल मेथड, फिर दूसरा पार्ट है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। मैं एक एक करके अलग अलग बात भी करूंगा। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन को आप एक और नाम देते हैं लेविगेशन, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड है लिक्वेशन, फिर एक मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बहुत सारे ऐसे होते हैं। इसके अलावा एक मेथड आप बात करते हैं लीचिंग। लीचिंग में डिटेल में बताऊंगा। लीचिंग इज ए ऑल्सो नोन एज हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड, है ना। हाइड्रोमेटलर्जिकल होगा, मैं इस पर डिटेल पे बात करूंगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत पूछा जाता है लीचिंग के बारे में। और एक मेथड आपके पास और है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड पे भी बात करेंगे। तो ग्रेविटी मैकेनिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, लिक्वेशन, इलेक्ट्रो, लीचिंग और ये। तो मैं पहले छोटी छोटी बातें सबसे पहले समझा देता हूँ। मैकेनिकल मेथड बहुत बेसिक है। मैकेनिकल मेथड का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप फ्री हैं तो आपके पास बहुत समय है, तो आप पाउडर लीजिए और उसमें से एक हाथ से पकड़ पकड़ के गंदगी हटा दीजिए। एक मेथड है। लेकिन वो जो काम आप कर रहे हैं वो रोबोटिक सिस्टम करता है। आप देखा होगा ना, बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, प्रोडक्ट सामने से गुजर रहा होता है, उसमें से वो अपनी जो गंदगी होती है वो हटाता रहता है। तो दीज आर मैकेनिकल मेथड, कि आपके पास जो ओर्स होगा उसमें से गंदगी को आप अपने मैकेनिकल पावर से उसको एक एक करके सेपरेट कर दो। तो ये मैकेनिकल मेथड है। तो ये सबको पता है, ये कोई साइंस के ऐसे लिख देने से थोड़ा पता है। तो आप घरों में देखा होगा आपने, जो अनाज वगैरह होता है वो उसकी साफ सफाई होती है, तो उसका मेथड क्या है। बहुत सारा देखो घर में लोग गांव में अभी भी उसकी सफाई करते हैं, तो सिंपल सा मैकेनिकल मेथड से होता है, ठीक। तो उसको कोई लिखने का मतलब नहीं है। दूसरे पोर्शन में हम बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या किया था, लेविगेशन भी बोलते हैं इसको, लेविगेशन। इसमें हमारे पास सिंपल सा एक ऐसे आप इंक्लाइन प्लेन एक रख दीजिए, है ना। और इस इंक्लाइन प्लेन में इस तरह से इंक्लाइन प्लेन बना दिया, और आपके पास यहाँ पे ओर्स आपने रखा है, ओर्स इसमें रख दिया गया है, और एक वाटर का फ्लो आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए बहुत इजीली। तो जैसे ही वाटर का फ्लो आप वाटर सप्लाई करेंगे, स्टीम, तो इस वाटर से क्या होगा, जो हैवी पार्ट होगा वाटर के साथ एक तरीके से वॉशिंग हो जाएगा, है ना। तो वॉशिंग हो सकता है, यानी गैंग पार्टिकल
आर रिमूव्ड फ्रॉम ओर्स। तो ये सिंपल सा एक तरीके से वॉशिंग वाली बात है, इसमें पानी के थ्रू आपने इसको दिया तो सेपरेशन हो गया। या इसको कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि पूरा टेबल एक बना ली जाती है और उस टेबल में इस तरह से रहता है, रेंचेस रहती हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ओर्स रहता है, आप एक साइड से वाटर का सप्लाई कर देते हैं, इधर से डस्ट पार्टिकल बाहर हो जाता है। तो ये सभी मेथड है, इनमें कोई बहुत खास अलग टाइप की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। तो ये वॉशिंग है ना, तो ये चीज़। अब इसके बाद ये ग्रेविटी सेपरेशन है, बहुत सिंपल सा मेथड है। मैकेनिकल हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन हो गया। मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक को भी जरा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप डिटेल से लिखते जाएंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट बना दिया जाता है, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, ऐसे रोटेट करता है ऐसे यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे इस ऊपर से यहाँ पे पार्टिकल के फॉर्म में आप ओर्स डालेंगे। और ध्यान से एक बात ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज डालिएगा। तो ऐसे ही गिरेगा और ये डिस्टेंस के साथ यहाँ गिरेगा, है ना। तो जो मेटल पार्टिकल होंगे, मेटल्स या ओर्स पार्टिकल, तो हैवी होंगे, तो वो पास में होंगे यहाँ पे, और जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, या आप इसको गैंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक, ये मैग्नेट का बना होता है, ये मैग्नेट रहता है, तो पास में नियरेस्ट रहेगा मेटेलिक, जिसके अंदर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक जैसा नेचर होगा मेटल्स में, वो पास में रहेंगे, और बाकी डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात समझिएगा कि कब कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन फॉर दोज मेटल on those metal which have heavier, हैवी मेटल्स के बारे में आप बोल सकते हो कि हैवी मेटल्स जो होती हैं उनके लिए ग्रेविटी सेपरेशन यूज किया जाता है ना। क्योंकि देखो, पानी से वॉश भी करना है तो बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, तो हैवी मेटल्स अगर ओर्स होंगे तो वो अपनी जगह रुके रहेंगे और डस्ट पार्टिकल बाहर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन आप उनके लिए करेंगे जो मेटल्स के ओर्स जो हैं वो मैग्नेट में अट्रैक्ट, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हों, वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तभी आप करोगे। अगर वो अट्रैक्शन नहीं कर रहे तो फिर मैग्नेटिक का कोई मतलब नहीं। तो फेरोमैग्नेटिक इस टाइप के जो ओर्स होंगे जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो मैग्नेट में अट्रैक्ट होते होंगे, उनके लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन जैसा रोलर में सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है, हम इसको भी क्रॉस कर गए, इन तीन मेथड को पढ़ चुके। अब हमारे पास एक टर्म होता है लिक्वेशन। ये क्या है? लिक्वेशन बहुत बेसिक चीज है। आप एक काम करो, पहले जरा इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पे भी बात करता हूँ। चलिए, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, इन तीनों मेथड को। चलिए, लिक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, दरअसल आप पूरे के पूरे ओर्स को मेल्ट करेंगे। ओर्स को हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि डिफरेंट, चूंकि ओर्स के अंदर तो मेटल भी है और बाकी इंप्योरिटीज भी हैं, है ना। तो मेटल प्लस इम्प्योरिटी, तो मेल्टिंग पॉइंट दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस तरह का हम एक इंक्लाइन प्लेन रख के इसको मेल्ट करके यहां से फ्लो करा देते हैं। ये मेल्टेड ओर्स होगा। तो जैसे ही मेल्ट करेंगे तो जो लिक्विड ज्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, बाकी उसके ऊपर लेयर यहाँ पे मेल्ट नहीं होगी तो सॉलिड, यानी लेयर वाइज लेयर सेपरेशन हो जाता है। लेयर के थ्रू सेपरेशन आपको यहाँ पे दिखने लगता है, लेयर सेपरेशन ऑफ ओर्स एंड इम्प्योरिटी।
तो ये जो मेथड है बहुत बेसिक नहीं है, बहुत आसान सा नहीं है, बहुत यूजफुल हर जगह नहीं रहता, लेकिन हाँ वन ऑफ द मेथड है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना भी जरूरी है। तो लिक्वेशन में मतलब लिक्विड बनाकर पूरे मटेरियल का, पूरे ओर्स का आपने लिक्विड में उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने पे क्या होगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अलग, इम्प्योरिटीज का अलग, तो लेयर फॉर्मेशन में अपने आप सेपरेट हो जाता है। तो ये एक मेथड है, इसलिए पढ़ लेना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या करना है, हमें सेल बनाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बनाना है, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इम्प्योरिटी जो है होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी और मेटल कैथोड और एनोड में सेपरेट हो जाएंगे, जो आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा इलेक्ट्रो में, तो वैसे ही है। तो इसमें अभी हम बात इस पर कुछ खास नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात लीचिंग और फ्लोटेशन की, तो अब मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम बात सबसे पहले करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन की, और बाद में सबसे लास्ट में लिखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। इस मेथड में स्पेशली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स लाइक CuFeS2 है ना, या PbS, इस तरह के जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उन सबको आप इस मेथड से कंसंट्रेट करते हैं। क्या कहता है, और एक बात और, सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, सॉल्युबल मेटल ओर्स होना चाहिए, है ना, इन सॉल्वेंट। तो ऐसी बात भी ध्यान रहे, पार्शियली ही सही, पार्शियली सॉल्युबल मेटल ओर्स इन सॉल्वेंट। तो ये दो बातें हैं। अब इस मेथड में किया क्या जाता है उसको जरा समझिएगा। एक आयरन आपने इस तरह से एक स्टोरेज लिया और इसके अंदर आपने ओर्स को फिल कर दिया, ओर्स है ना, यहाँ पे क्या क्या रहता है, ओर्स रहता है प्लस वाटर रहता है और एक पाइन ऑयल रहता है। पाइन ऑयल मतलब एक चीड़ की लकड़ी होती है, तो चीड़ का तेल होता है बहुत ज़्यादा, और फैटी एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक के। अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। इसको मिक्स कर दिया। इसके अलावा एक हम एयर का ब्लोअर यहाँ पे सेट करते हैं, इसको बोलते हैं टीवर। इस तरह से इसका एयर ब्लोअर हमने रख दिया, एयर का फ्लो कराना है हमें, है ना। तो इसमें सर्कल बीच बीच में कर दें ताकि एयर पहुंचे। तो अब आपने इसको पूरा डिप कर रखा है। ठीक है, और हमने एयर पास कराई इसमें, ऐसे ये एयर पास हो गई, एयर पास करा दी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इसमें, तो इसको अभी बनाता हूं मैं, पहले बना देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ही चलिए, तो हमारे पास ये पूरा कंटेनर तैयार हो गया, और हम इसमें फ्लोथ फ्लोटेशन से करते क्या है, दरअसल क्या है, ओर्स, वाटर और पाइन ऑयल, किसी वाटर के सोल्यूशन में, यानी कोई सोल्यूशन अगर आप बनाते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोथ जनरेट हो। फ्रोथ मतलब झाग, फ्रोथ का मतलब क्या है, झाग। और ये जो फ्रोथ है मैंने ऊपर जो दिखा रखा है वो फ्रोथ है, और फ्रोथ में दरअसल ओर्स का फ्रोथ होता है, और नीचे सेटल डाउन क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज यहाँ होती हैं, और हम इसको अलग अलग करते जाते हैं, बार बार सेपरेट करते हैं। तो दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोथ जनरेट हो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं उसमें फैटी एसिड्स, जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना, जनरली कपड़े धोने के लिए हम यही तो करते हैं। तो हमें पाइन ऑयल मिलाने का कारण क्या है कि पाइन ऑयल जब आप सोल्यूशन में मिला लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोथ जनरेट होगी। और फ्रोथ जनरेट क्यों हुई, क्योंकि जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। आपको याद होगा सरफेस टेंशन जैसा कुछ पढ़ा है आपने फिजिक्स में, तो एक बोला जाता है सरफेस टेंशन में
ऑयल का यूज क्या है, ऑयल अगर आप मिक्स कर देते हैं तो उससे सरफेस टेंशन घट जाता है, और सरफेस टेंशन घट जाने का मतलब ज़्यादा जल्दी मिसल फॉर्मेशन या झाग ज़्यादा बनता है। तो वही होता भी है, जैसे आप इसमें एयर पास कराते हैं काइनेटिक एनर्जी मिलती है, पार्टिकल्स को मूव करते हैं, और जो ओर्स है वो झाग के फॉर्म में, फ्रोथ के फॉर्म में ये ऊपर आ जाती है, तो इसको आप बार बार सेपरेट कर देते हैं। इम्प्योरिटी सेटल डाउन रहती, इम्प्योरिटी में कोई काम नहीं, तो ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे सल्फाइड ओर्स रहे जो सॉल्युबल रहे, और इस तरह से जो फ्रोथ आती है उसको बाहर किया था, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। बाकी सब में बहुत अच्छा प्योरिफिकेशन नहीं होता, बट इस फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर बहुत आसानी से आप सल्फाइड ओर्स, जैसे मेटल के सल्फाइड अगर ओर्स हैं तो उनका हम सेपरेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आपको यहाँ पे नोट करना होगा। तो फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए किया जा रहा है? बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको जो बताई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है उसमें लेविगेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये भी है जो फ्रोथ फ्लोटेशन है, लिक्वेशन है, लीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीचिंग पे अब हम लोग बात करने स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप इन सबको एक बार बना लीजिए और इस पे बात आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब मैं लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले पार्ट में आता हूँ। चलिए, तो अब हम बात सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की कर रहे हैं, लीचिंग। लीचिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड। अभी मैंने बात की थी इसमें। तो बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, है ना। ये जो पूरा मेथड है वो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। तो लीचिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ही तो है कि इम्प्योरिटी कंटेनिंग अगर कोई आपके पास ओर्स है, तो आप क्या करें, किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर लीजिए जिससे वो इम्प्योरिटीज इनसॉल्वेबल होकर अलग बाहर हो जाए, बाकी प्रेसिपिटेट होकर बाहर हो जाए, और इस तरह से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर आप उनको सेपरेट कर पाए। तो दिस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो लीचिंग में हम लोग सबसे पहले सीधा मेटलर्जी हो जाता है इस पे, तो मैं उस मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहां पे हम बात कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरह की जो मेटल है, ये इसका एक्सट्रैक्शन डायरेक्ट इसी मेथड से हो सकता है। तो Ag2S या Au2S यानी सिल्वर सल्फाइड, यानी सल्फाइड ओर्स ऑफ सिल्वर। तो इससे हम सेपरेशन केवल लीचिंग मेथड से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको जरा समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, मैंने फिर समझाया कि हमारे पास एक पूरा का पूरा ओर्स है, इम्प्योरिटी है, उसके अंदर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और उसके बाद कुछ पार्ट सॉल्वेबल हो जाता है, इम्प्योरिटीज इनसॉल्वेबल हो जाती है, तो इस तरह से सेपरेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इस मेथड में लीचिंग, और हम सबसे पहले इसी की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस मेथड को एक नाम भी दिया जाता है, मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, पूछा बहुत बार गया है। इसमें में करना क्या होता है, मेटल ओर्स और मेटल, है ना, सिंपली NaCN के साथ इसकी रिएक्शन करा दी जाती है, एक्वस, साथ में एयर का फ्लो करा दिया जाता है, और O2, एयर का मतलब क्या है, O2। तो जैसे आप सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे MCN का होल ट्वाइस माइनस, ये कॉम्प्लेक्स आपका तैयार हो जाता है। और स्पेशली इसमें M का मतलब क्या है, सिल्वर और गोल्ड, इन सबकी मेटलर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो सीधा तरीका हो गया।
और बचा हुआ पोर्शन जो है वो Na2SO4 में बदल जाता है, जो भी आप लें। अब इसके बाद इसको हम लोग जिंक से रिएक्शन करा देते हैं, तो जिंक, और यहां से इसमें जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और बाकी मेटल बाहर हो जाता है, तो मेटल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको मेटल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट मेटलर्जी का प्रोसेस है। तो ये एक ऐसा मेटलर्जी का प्रोसेस जिसमें आपको बाकी सभी कुछ करना ही नहीं, क्रशिंग के बाद सीधे लीचिंग कर देंगे, इससे मिल जाएगा। तो ये इस मेथड को बोलते हैं मैक ऑर्थर फॉरेस्ट मेथड। मैं इसको एक एग्जांपल अब सिल्वर के लेकर बात कर दें, तो Ag2S जो है वो NaCN के साथ, इस प्रोसेस को हम लोग नाम ये भी दे सकते हैं साइनाइडेशन, है ना, साइनाइड, और एयर के साथ रिएक्शन होता है। तो आप आयन एक्सचेंज कर दो केवल, तो क्या बन जाएगा, AgCN आ गया पहले, है ना, और 2 टाइम्स एंड देन Na2S, लेकिन इसके साथ फर्दर NaCN और रहता है, तो आपके पास बन जाता है NaAgCN का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब कोऑर्डिनेशन आप जानते हैं सब। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस पूरे मेथड को जब आप लिखते हैं तो इसमें एयर यानी ऑक्सीजन को पास कराया जाता है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एयर इसलिए पास किया जाता है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो Na2S को फर्दर ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 में बदल देने से क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। बात समझाने की नहीं, तो रिवर्स ना हो इसलिए हम एयर का यूज करते हैं। आप यहाँ पे ये बात मेंशन भी कर लीजिए लिख के, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ड्यूरिंग द रिएक्शन विद NaCN we use oxygen gas because reaction is reversible, but in presence of oxygen gas Na2S converted to Na2SO4, और देन रिएक्शन कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये बना, और हम फिर इसके स्टेप के बाद फिर क्या करेंगे, जिंक का रिएक्शन करा देते हैं। तो अब आप जरा ध्यान दो, जिंक और सिल्वर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ध्यान रखिएगा, तो सिल्वर का, इसलिए सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और बाकी जिंक का कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है। तो ये सिंपल सी मेटलर्जी है, इसमें कुछ नहीं करना। तो एक तरीके से मैक ऑर्थर फॉरेस्ट जो मेथड है वो हाइड्रोमेटलर्जिकल है, और लीचिंग ही मेथड से आप सीधे सीधे उसका प्यूरिफिकेशन करा देते हैं। उसमें हमें पूरी आगे की जो पूरी बातें हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी के लिए, लीचिंग मेथड से ही हम इसको बाहर कर देते हैं। हालांकि लीचिंग का एक और एग्जांपल है जिसमें हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी तक पहुंचते हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आप इसको बाकायदा नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इस पर। चलिए, तो हम लोग लीचिंग के एग्जाम्पल्स को पढ़ चुके थे, और एक एग्जाम्पल लीचिंग का ही और है, और इसको हम लोग दरअसल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम की तरह भी डील करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में हम लोग दरअसल एल्यूमिना या बॉक्साइट एक ओर्स होगा, X टाइम्स वाटर, दिस इज द बॉक्साइट, और बॉक्साइट जैसे ओर्स का जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है वो हम लोग इस लीचिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस लीचिंग मेथड को यूज करेंगे। एक चीज और कि इस ओर्स में एज ए इम्प्योरिटी क्या रहता है उसको जरा समझ लीजिए। दरअसल एज ए इम्प्योरिटी सिलिका और फेरिक जैसी इम्प्योरिटी आपको मिलती है। तो ये जो है ये इम्प्योरिटीज है, ठीक है। इसी बेसिस पे 2 टाइप के आपको बॉक्साइट मिलते हैं, एक वाइट या ग्रे कलर का आप बोल सकते हैं, ग्रे कलर का बॉक्साइट होता है, और ये तब होगा जब SiO2 यानी सिलिका जैसी इम्प्योरिटीज होगी, और ये एक रेडिस रहता है, रेड आपको ग्रेफाइट बॉक्साइट मिलेगा। तो यहाँ पे बात तब आती है जब फेरिक जैसी इम्प्योरिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो
तो फिलहाल हमें एक मेथड पढ़ना है, लीचिंग मेथड में क्या हम करेंगे। तो जो मेथड है वो बेयर्स का मेथड है। बेयर्स मेथड में बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो बॉक्साइट है Al2O3.x टाइम्स ऑफ वाटर एंड सिलिका एंड Fe2O3, साथ में इम्प्योरिटीज भी है। हम लोग इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से मिला देते हैं। NaOH क्या है? बेस। आपको पता ही एम्फोटेरिक मेटल है, तो यहाँ रिएक्शन में क्या बन जाएगा? NaAlO2। और साथ में ये जो पार्ट है, जो इम्प्योरिटी है, वो कैसे रिएक्शन करेगा? तो SiO2 NaOH एसिड बेस, तो हम यहाँ पे Na2SiO3 बना सकते हैं, सिलिकेट है। और Fe2O3 भी इसी NaOH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर NaFeO2 बन सकता है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में आप जब इसको लिख देंगे तो ये एज ए इम्प्योरिटी बाहर हो जाएंगी, है ना। FeOH का होल थ्राइज आप दिखा सकते हो। तो Na2O या Fe2O3 एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसको Na2O और Fe2O3 तो एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं, तो NaFeO2 आ जाएगा। समझ आई बात? तो हमने ये स्टेप 1 किया। इस स्टेप 1 में क्या होता है, हम बॉक्साइड लेते हैं, सिलिका और फेरिक जैसे इम्प्योरिटीज़ हैं, हमने रिएक्शन करा दी एक्वस NaOH से, तो ये आपके पास सॉल्युबल ये मटेरियल है और इनसॉल्युबल है। तो इसको आप पहली स्टेप में आप चाहे तो बाहर कर लें। हालांकि कई बार स्टेप में ये होता है कि ऐसे बना रखते हैं, तो पहले काम में पहला स्टेप जो था हमारा, उसमें हमने बेस से रिएक्शन कराई, और रिएक्शन करने के बाद आपको ये केमिकल, ये इम्प्योरिटी जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे उसको ज़रा समझना है, तो आप पहले इसको नोट करो, तब तक मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ यहाँ। अब हमारा अगला स्टेप जो होगा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, NaAlO2 को आप सेपरेट कर लेंगे और फर्दर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको पता है ये बेस है, दोनों एसिड बेस, तो यहाँ AlOH का होल थ्राइज बन जाएगा एज ए PPT। बाकी आपको पता है Na2CO3 के फॉर्म में अलग। और फिर तीसरा स्टेप, चूँकि आप PPT के फॉर्म में इसको अलग ले आए हैं, तो AlOH का होल थ्राइज और सिंपली हीट करेंगे, जिससे आपको Al2O3 ये मिल गया एल्यूमिना। और एल्यूमिना के फॉर्म में आप कंसनट्रेटेड ओर्स पा जाते हैं, है ना, कंसनट्रेटेड ओर्स। तो ये एक सीधा तरीका है। तो हमें इस बेयर्स मेथड के यूज़ करते हुए लीचिंग प्रोसेस आप कर रहे हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक बॉक्साइट ओर से आप एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर्स का कंसंट्रेशन कर रहे हैं और एल्यूमिना बना रहे हैं। एक और मेथड है जिसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो तब यूज़ होगा केवल जब सिलिका जैसी इम्प्योरिटीज़ हो, तो उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सरपेक्ट मेथड होगा, दिस इज यूज्ड व्हेन द इम्प्योरिटीज इज SiO2 ओनली। तो कैसे क्या करना है, Al2O3.x टाइम्स ऑफ वाटर एंड सिलिका, आप इसकी रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन से करा दीजिए। ठीक, तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये मैं समझा देता हूँ। Al2O3 को जब आप कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो पहले रिड्यूस हो जाता है, तो एल्युमिनियम सॉलिड फ्री और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्दर ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करके AlN बन जाएगा। और बात रही SiO2 कार्बन से रिएक्शन करता है तो Si और फिर यहाँ CO, और जो सिलिकॉन होगा वो कार्बन से फर्दर रिएक्शन करके SiC बनाता है। ये सॉलिड होता है, एब्रेसिव नेचर का होता है, बहुत हार्डेस्ट होता है। तो ये सब तो इनसॉल्युबल पार्ट है ना। तो इम्प्योरिटी की तरह जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने बेसिक बात बता दी, तो AlN बन गया, CO बन गया और SiC बन गया, यही तो बना, ये सॉलिड फॉर्म में।
अब हमारे पास दूसरा स्टेप, ये स्टेप पहला है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं जरा सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ जाता हूँ। सेकंड स्टेप में आप उस ALN का हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराते ही AlOH का होल थ्राइस, ये PPT मिल गया आपको, और अमोनिया बार, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में AlOH का होल थ्राइस दोबारा से उसी तरह से हीट करिए, और यहाँ भी आपको एल्यूमिना मिल जाएगा और वाटर बन जाएगा, समझ गए। तो ये भी एल्यूमिना ही बना दिया आपने। तो ये दोनों प्रोसेस हैं जो लीचिंग का ही एक एग्जाम्पल है और एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन की तरफ बात की जाती। अब एक काम इसके आगे का है, वो क्या है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। हम लोग दो स्टेप कर चुके हैं, एक तो क्रशिंग, तो वो तो कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं होता, अपने आप पता है आपको। तो मेन आपने जो टॉपिक अभी तक पढ़ा वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है। उस कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने लेविगेशन पढ़ा, यानी ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक, बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने पढ़े। लीचिंग के अंदर ये दोनों केसेस, एक तो मैक आर्थर फॉरेस्ट मेथड जो कि सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी के लिए यूज हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर दूसरा ये लीचिंग जिसमें हम लोगों ने एल्यूमिना बनाया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ फोर्स या फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम द ओर्स। तो अगर आप एल्युमिनियम को देखें तो Al2O3 तो हमने बना ही लिया, तो हम इसको तो रिड्यूस कर सकते हैं ना बहुत ईजिली। तो अगर हम एल्यूमिना को बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं तो हम सीधे तीसरे स्टेप पे आ सकते, चौथे स्टेप पे, क्या, रिडक्शन ऑफ ओर्स का। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं और रिडक्शन ऑफ फोर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ फोर्स के लिए एनसीईआरटी को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, सिंपल सा एल्यूमिना का रिडक्शन है, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और मेटलर्जी एल्यूमिनियम की यहाँ पे फिनिश भी हो जाएगी। तो मैंने ये आपको शुरुआत में बताया था, ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों स्टेप आपको दिखाने ही पड़े। कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत आसान तरीके से मेटल बाहर आ जाता है। तो हम रिडक्शन ऑफ ओर्स या एल्यूमिना की बात कर रहे हैं, यानी Al2O3 को हमें रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, क्योंकि इसको रिड्यूस कराना यानी Al+3 और ऑक्साइड आयन, सबसे पहली चीज तो आप फ्यूज्ड स्टेट में लाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो हमें इसको मेल्ट कराने के लिए प्रॉब्लम है, 2000 के ऊपर रहता है। तो हम इसमें Al2O3 के अंदर Na3AlF6 या CaF2, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, ये एक मिनरल है एल्युमिनियम का, इसको मिक्सर बना देते हैं। और इस मिक्सर में बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो जाता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हम इनको मिला क्यों रहे। टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना वी हैव टू ऐड द क्रायोलाइट, ठीक। अब उसके बाद सिंपल सा एक हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करा रहे होते हैं। उसके लिए आपके पास एक रॉड, ग्रेफाइट की रॉड आप अप्लाई करते हैं, और एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बहुत बड़ा पार्ट नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस आप पहले भी जान चुके। तो ये आपके पास ग्रेफाइट रॉड है, पॉजिटिव प्लेट, ये एनोड बना दिया जाता है, और ये ग्रेफाइट रॉड है, आप पूरा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। और ये फ्यूज्ड स्टेट में आपके पास मोल्टेन स्टेट में एल्यूमिना और क्रायोलाइट, मोल्टेड स्टेट क्या क्या है इसमें, Al2O3 है और Na3AlF6 है ना। और एक चीज जरा समझिएगा, यहाँ पे कोटिंग आपके पास यहाँ पे रहती है, स्टील का बना होता है ये, और यहाँ कार्बन की कोटिंग रहती है, कार्बन। तो ये कैथोड की तरह काम करता है ना। तो कैथोड एनोड आपको पता ही चल गया।
और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल सा आप रिएक्शन जब कराएंगे तो कैथोड प्लेट में क्या होगा, रिडक्शन। तो Al प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम सॉलिड, है ना। और एनोड प्लेट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जहाँ O माइनस 2 इट गिव्स हाफ O2, है ना। तो सिंपल सा तरीका है। लेकिन एक और बात, एनोड प्लेट में क्या हो रहा है, एनोड प्लेट में यहीं पे कार्बन जो है वो O2 से रिएक्शन करके CO एंड CO2 दोनों बना रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एट एनोड प्लेस द कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, लगातार कार्बन को क्या करेगा, लगातार कम करता जाएगा। तो ये ग्रेफाइट की रॉड जैसे से प्योरिफिकेशन रिडक्शन होगा, धीरे धीरे कम होने लगेंगी, तो आपको इन रॉड पे भी ध्यान देना होगा कि कब वो खत्म हो जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप हॉल हेरॉल्ट मेथड बोलते हैं। हॉल हेरॉल्ट मेथड है, सिंपल सा लिखा रहता है, आप इसका रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा काम है, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसके थ्रू आप एल्युमिनियम रिडक्शन करा रहे हैं। तो लीचिंग के बाद थोड़ा सा पोर्शन रह जाता था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे कंप्लीट कर दिया। तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग आज यहाँ पे इसको एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास अभी बहुत बड़ा काम बाकी है, रिडक्शन फॉर्मेशन करना, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ फोर्स को बनाना, फिर उसके बाद रिडक्शन। तो पूरा प्रोसेस अभी बाकी है। तो इसको तो हमने बीच में थोड़ा सा था तो आगे बढ़ा दिया, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के जो 3 स्टेप और हैं जिसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड और फिर रिडक्शन ऑफ मेटल और प्योरिफिकेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।